नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की और बताएंगे आपको इन 4 बड़ी खबरों का हर पहलू, समझाएंगे आपको इन 4 खबरों का महत्व। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी हैं आज की ये 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर कोलकाता से है, जहां पीएम मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो स्टेशन में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन और सबसे गहरा मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाया गया है। दूसरी खबर करनाल से है, जहां नई अनाज मंडी में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। क्या है खबर, विस्तार से जानेंगे। तीसरी खबर श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है। आज देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पर भी हम अपने सहयोगी के साथ चर्चा करेंगे। चौथी और अंतिम खबर की बात कर लेते हैं, जो कि यूपी पुलिस पेपर लीक से जुड़ी हुई है, जहां मेरठ से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही शातिर हैं जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पेपर लीक किया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो ये हैं वो 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। ये मेट्रो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। ये अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है, जिसके तहत हुगली नदी के नीचे सुरंग से होते हुए तकरीबन 16.5 किलोमीटर का सफर ये मेट्रो तय करेगी। इस मेट्रो लाइन पर 12 स्टेशन हैं, जिसमें से 3 स्टेशन हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन और महाकर्ण अंडर वाटर होंगे। विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। विशाल और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, एक अंडर वाटर मेट्रो, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। इसके साथ ही जो रास्ता ये कवर करने वाली है, 1650 किलोमीटर का तकरीबन ये रास्ता है जो तय होने वाला है। ये एक अचीवमेंट जो है, जो भारत का अचीवमेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, बेशक। देखिए नितिशा, अगर इस तकनीक की बात की तो पहले पेरिस में इस तरह की तकनीक थी, जो नदी के अंदर मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेल गुजरती नजर आती थी। अब कहीं ना कहीं भारत में कोलकाता में नजर आ रहा है करीबन 5 मेट्रो स्टेशन
जिस जो नदी है उसके अंदर से गुजरेगी और करीबन 30 किलोमीटर अंदर तक, नीचे तक से, सतह के नीचे तक ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया। करीबन 5 मेट्रो स्टेशन होंगे और ये करीबन 16.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा। और कहीं ये ऐतिहासिक पहल है। 2010 से इसको बनाने की प्रक्रिया चालू की गई थी और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम रहा जिसके तहत ये मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हुआ। इसके पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका मुआयना किया था और अब जाके आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक सौगात दी है, जो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, जो ऐतिहासिक कदम एक तरह से कहा जाए भारत के लिए भी। और क्योंकि इसके पहले इस तरह का मेट्रो स्टेशन कहीं था तो वो था विदेश में, पेरिस में, उसके बाद भारत में। तो ये बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ा एक अच्छे इंजीनियरिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरह से इसको बनाया गया है। बिल्कुल। और आज हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंचे तो ममता दीदी के गढ़ में ही उन्होंने नारी शक्ति की भी बात कर दी, उन्होंने संदेश खाली की भी बात कर दी और उन्होंने कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी का मैसेज भी क्लियर कर दिया विरोधियों के गढ़ में खड़े रहकर। बिल्कुल, बेशक। देखिए नितिशा, जिस तरह से संदेश खाली का मामला लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसको लेकर लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जिस तरह से पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया है, कल उसके बाद से लगातार राजनीति और तेज होती है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल पहुंचे हैं, वहां पे तमाम सूत्र बता रहे हैं कि जो संदेश खाली जो पीड़ित महिला है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली, अपना दुख, अपना दर्द बताया। और प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि किस तरह से जो प्रताड़ना और जिस तरह से संदेश खाली में जिन जिन महिलाओं के साथ ऐसी प्रताड़ना हुई है, वो जो भी सुन रहा है वो निराश ही हो रहा है और उसकी आंखों में आंसू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से महिलाओं का सम्मान बंगाल में नहीं होता, इस बात का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और ये बड़ा प्रहार था पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर। बिल्कुल पंकज, हम और आप रोज चर्चा में जुड़ रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है जो 6 तारीख तक चलने वाला है, ये कैसे अहम है और किस तरह से तमाम विरोधियों के गढ़ में पीएम जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है। और शायद कोशिश है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री उन जगहों की जनता को और बेहतर तरीके से साध ले, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी, जो तीसरी बार की कोशिश है प्रधानमंत्री की और बीजेपी की, उसको और बल मिल जाए। इस बार टारगेट भी पहले से बड़ा लेकर चल रही है बीजेपी और एनडीए। बिल्कुल, बेशक। देखिए, टारगेट की बात करो 370 पार का टारगेट है बीजेपी का और एनडीए टारगेट है 400 पार का। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च तक लगातार दौरे पर रहेंगे, अलग अलग जगहों पर दौरा करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से बंगाल का दौरा हुआ, आप बिहार जाएंगे। बिहार के अलावा जो सूत्र बता रहे हैं 8 तारीख को, माफी चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और 8 और 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी असम में रहेंगे। इसके अलावा लगातार जिन जिन राज्यों में कमजोर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जहां पे मजबूती की जरूरत है, वहां पे लगातार प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। हमने देखा महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में दौरा किया, बिहार का दौरा किया, तमिलनाडु का दौरा किया। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट एनडीए का 400 पार है उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और 370 बीजेपी पार करेगी, ये विश्वास लगातार तमाम नेताओं में नजर आ रहा है। उसकी लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार भी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, नए नए जो परियोजना है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो लक्ष्य इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है 370 पार का, वो लक्ष्य पार करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है। जिन दिन जो खासतौर पे हिंदी बेल्ट है जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन, उसको छोड़कर जो नॉन हिंदी बेल्ट से साउथ का एरिया हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, इन तमाम जगहों प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं और वहां से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा वोट शेयरिंग परसेंटेज बढ़े और नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, जिससे कहीं ना कहीं जो लक्ष्य 400 पार एनडीए का है वो पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी बड़ी खबर के बारे में दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। तो करनाल से है ये दूसरी बड़ी खबर। करनाल में नई अनाज मंडी में नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने यहाँ ड्रोन भी उड़ाया। इस मौके पर कहा कि हमारा वादा है कि हम महिलाओं को 5000 ड्रोन मुहैया कराएंगे ताकि उनके कृषि में हर तरह से मदद उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में
132 जगहों पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। ये दिन हमारे समाज की आधी आबादी को समर्पित है। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 लाख महिलाओं को सशक्त करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षित और सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोलकर महिला शक्ति को शिक्षित करने का कार्य चल रहा है। सरकारी महाविद्यालय के साथ साथ निजी महाविद्यालयों में भी फीस माफ कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं के स्टार्टअप के लिए बैंक गारंटी ना देनी पड़े, इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा की दिशा में कदम उठाते हुए महिला थाने खोले गए हैं। महिलाओं को नशे के खात्मे के लिए आगे आकर सरकार का सहयोग करना होगा। इस काम में संतों के साथ मिलकर सरकार भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी ने देश की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक योजना की कल्पना की, जो अपने आप में अनूठी पहल है। आज हरियाणा में लगभग 55,000 स्वयं समूह बने हैं और 6 लाख से ज़्यादा बेटियां इससे जुड़ी हैं। समय के साथ हमारी बहनें और बेटियां नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बजट में हमने साझा बाजार शुरू करने की घोषणा की थी। कुछ दिन पहले ही करनाल में साझा बाजार खोला गया है। लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान तक पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिले बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे। और पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। पंकज लगातार जिस तरह से एक एक कर योजनाएं आ रही हैं, उसी कड़ी में जब बात आधी आबादी की आती है तो बात अब लखपति दीदी की भी होने लगी है। और हमने तस्वीरें देखी कि लखपति दीदी का ये जो कार्यक्रम था, इसमें मनोहर लाल पहुंचे, उन्होंने ड्रोन उड़ा के दिखाया। उन्होंने बताया किस तरह से ड्रोन कृषि में सहायक होगा, खासतौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यानी महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम कैसे देखा जाए, क्या इसका लक्ष्य है, कितनी तादाद में ये महिलाओं को प्रभावित करने वाला है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा था कि हमारा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य है तमाम बहनों को लखपति बनाने का। आप कहने के उसके अंदाजा आप समझिए कि तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में एक तरह का कार्यक्रम चल रहा है लखपति दीदी का, और तमाम जो स्वयं समूह जो है वो लगातार इससे जुड़ रही हैं और तमाम लोगों को फायदा मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं हरियाणा में भी इसी तरह का हमको नजर आ रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन दीदी करके भी एक योजना लॉन्च की थी। उसके थ्रू तमाम जो कृषि के जो तमाम उपकरण चलाने वाले, खासतौर पर ड्रोन को चलाने के लिए महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी उसको भी सुनिश्चित करने की बात की गई। और सबसे महत्वपूर्ण, लखपति दीदी को लगातार चर्चा हो रही है। जो महिलाएं घर पे हाउस होल्ड का काम करती थी, उनको कहने स्वयं समूह के थ्रू उनको जोड़ा गया पब्लिक फोरम में। उसके अलावा उनको लोन सरकार की तरफ से
33% 30% सब्सिडी के साथ लोन दिया गया। कहने का उसका फायदा तमाम लोगों को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनेक कार्यक्रम भारत सरकार करता नजर आया, चाहे दिल्ली में हो चाहे अलग अलग जगहों पे, उसका भी तमाम लखपति दीदियों को फायदा मिलता नजर आया। भारत सरकार का प्रयास है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो महिलाएं हैं उनको इसका जो फायदा है लखपति दीदी योजना का, उन तमाम लोगों को मिले और तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए। हर गांव से तमाम स्वयं समूह या ग्रुप हो या पर्सनल इंडिविजुअल महिला हो, वो अगर इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है या इस योजना से जुड़ना चाहती है, उसका फायदा उनको मिले, इसके लिए भी भारत सरकार सुनिश्चित करती नजर आ रही है। और हमने कई लोगों को देखा जिनसे हमने बात भी की इसके पहले भी, जो लखपति दीदी जुड़े हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक ऐसी योजना है जिससे तमाम महिलाएं लाखों कमाती हैं सालों का, जिससे फायदा उनके जीवन में होता है और व्यक्तिगत तौर पर भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फायदेमंद योजना है जिसका फायदा लगातार तमाम लोग होता है। आज उसी तर्ज पे नारी शक्ति वंदना के कार्यक्रम के थ्रू आज हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी वीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े और तमाम लोगों को इस योजना का फायदा और कहीं ना कहीं जो और भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात तीसरी अहम खबर की कर लेते हैं। बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट से जो जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है वहां से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से प्रदेश में आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन नेगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विपिन, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्यटन पर बहुत हद तक आबादी डिपेंड करती है। आबादी पर्यटन के जरिए उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा है पर्यटन। और जब ऐसे में देहरादून से अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर जैसी जगहों को जोड़ने वाली हवाई यात्रा अगर शुरू हो जाती है, यानी अगर कोई तीर्थाटन पर आया हुआ है और वो देवभूमि उत्तराखंड में है, तो वो वहां से सीधा अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा सकता है, वो सीधा वाराणसी जा सकता है, वो अमृतसर जा सकता है, गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी तादाद में पर्यटन को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। कितना अहम नजर आ रहा है? बिल्कुल अंकिता, ये उत्तराखंड जो पूरा देवभूमि कहा जाता है, सबसे बड़ी आपको बताएं कि उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल तो है ही है। यात्री जो दूर दराज से, चाहे देश की बात करें या विदेशों से जो है यात्री उत्तराखंड घूमने आता है, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा गए या मसूरी जैसे हिल स्टेशन गए, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन गए, तो तमाम जगह के लिए जो है यात्री उत्तराखंड आता है। और साथ ही साथ जिस तरह से पूरी कनेक्टिविटी अयोध्या की बात करें, अमृतसर की बात करें या वाराणसी की बात करें, सभी जगहों के साथ एक आज मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं उन्होंने जोड़ दी है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे अभी विशेष तौर से जैसे चार धाम यात्रा शुरुआत होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी यात्री अगर जो वाराणसी से आता है या अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से आता है या वो अयोध्या से आता है, तो वो सीधा एक दूसरी जगह को कनेक्टिविटी के लिए अपनी फ्लाइट ले सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा एक जो परेशानी होती थी यात्रा करते हुए, वो समस्या का समाधान हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अंकिता जो है, ये बहुत बड़ा एक संचार जो शुरू हुआ है, जो एक सेवाएं शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ती नजर आ रही है। जी विपिन, इन उड़ानों के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? कितनी उड़ानें संचालित की जाएंगी, कहाँ के लिए, कब कब प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से अभी ऐसा कुछ अभी प्लान अभी नहीं आया है कि कौन सी उड़ान किस तरह से क्या रहेगा, पर जो हमें जानकारी मिली है कि आज ही इसकी शुरुआत की गई है और बहुत जल्द जो है पूरा, क्योंकि आज जो अमृतसर की फ्लाइट थी उसको आज हरी झंडी देके रवाना किया गया, देहरादून से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। तो अभी जो है
जो पूरा चार्ट है वो अभी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा और इसकी जानकारी भी समय पे दे दी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी हुई। दरअसल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ ने आज पेपर लीक मामले में मेरठ से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद एसटीएफ मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ की टीम को आरोपियों के पास 18 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र के जवाब भी मिले। इसके अलावा एसटीएफ ने आरोपियों से 8 मोबाइल फोन और एक कार भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट के पेपर से 1.5 घंटा पहले ही आरोपियों के हाथ जवाब कुंजी लग गई थी। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 2 आरोपी दीपक और साहिल ने भी पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। बता दें कि सरकार ने 1990 बैच की आईपीएस की अधिकारी रेणुका मिश्रा को 14 जून 2023 को महानिदेशक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। रेणुका मिश्रा को हटाए जाने के बाद 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी सतर्कता निदेशक राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सलीम सैफी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सलीम, जो 6 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं उसके बाद क्या ब्रेक थ्रू पुलिस को मिलता हुआ दिख रहा है? कौन से और अहम सुराग और सबूत हैं जिससे तफ्तीश में मदद मिलेगी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जो पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 6 लोगों को मेरठ एसटीएफ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस भर्ती में जब पेपर आउट करने वाले गिरोह का मेरठ एसटीएफ ने आज भंडाफोड़ कर दिया है और एसटीएफ ने आज इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे अभी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में जो और गिरोह जुड़ा हुआ है उन लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और मेरठ के कंकरखेड़ा थाना है उसके एक गांव पड़ता है नंगला तासी, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। और इसकी सूचना पर जिस तरीके से वो वहां पर घूम रहे थे, पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहीं टीम इस पे पीछे फोकस करने लगी थी, जांच करने लगी थी और उनको 4 लोगों को उठा लिया गया। और 18 फरवरी को इसमें दूसरी पाली का यहाँ पर जो एग्जाम होना था उसके आधार पर इन्हें इनके साथ में एक जो गाइड थी वो भी यहाँ पर बरामद कर ली गई। और अब एसटीएफ की टीम द्वारा मेरठ जनपद के थाना कंकरखेड़ा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा में आउट पेपर नकल में जो बरामद किए गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनका नाम एक बिट्टू है, साहिल है, नवीन है, रोहित है और दीपक और परवीन। चारों सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के ही रहने वाले हैं और चारों में 2 लोगों ने इनकी परीक्षा भी दी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ये थी आज की 4 बड़ी खबरें जिनके हर पक्ष हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की है। और फिलहाल इसी खबर के साथ मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।